स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे की। पोलैंड से 10 घंटे का सफर तय करके यूक्रेन के कीव पहुंचे और वहां पे जेलेंस्की के साथ में गले मिले, पीठ थपथपाई। एक बड़ी बात यह है कि मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है और संकेत भी दिए सोवियत उसने भी इस बात को लेकर के कहा है कि मोदी इसमें पहल कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि उनके दौरे के दौरान जो मीडिया रिपोर्ट्स उसमें कहा गया है कि रूस किसी तरह का यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। खैर चले, लेकिन अगर सार्थकता होती है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई एक मोदी की एक नोबेल इमेज होगी। और वो भारत हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा है कि शांति वार्ता होनी चाहिए। युद्ध किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है और हम उसी रूट पे आगे बढ़ रहे हैं। मोदी का अपना एक कद और बढ़ेगा विश्व बिरादरी के सामने अगर ये इसमें सफल हो पाते हैं। हालांकि दौरे के दोनों ही मायने लगाए जा रहे हैं कि जब जुलाई के अंदर वो मॉस्को गए थे तो उसके बाद में अमेरिका की भ्रकुटी जिस तरह से तन गई थी, यानी कि तिरछी नजरें भारत की ओर जा रही थी, नाराजगी जाहिर की थी, उसे मैनेज करने की भी एक बात कही जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की भी सामने आ रही है। खैर, लेकिन जो भी है ये दौरा काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह साहब हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब हैं। कटेवा साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। किसी भी शासनाध्यक्ष या राजनयिक का दौरा डिफेंस के हिसाब से मैं जानना चाहूंगा आपसे, वो कितना महत्वपूर्ण होता है, या फिर ये कि डिप्लोमेट्स का एक अलग तरीका होता है, युद्ध की भूमि में जो लोग होते हैं उनका एक अलग तरीका होता है, वो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि युद्ध है वो जारी रखेंगे, युद्ध को कब ब्रेक करना है ये गवर्नमेंट तय करती है, तो उस पर कुछ असर पड़ता है इसका? देखिए योगेंद्र, जब भी कोई हेड ऑफ स्टेट, कोई अच्छा वर्ल्ड नॉन स्टेट्समैन दूसरी कंट्री में ऐसे समय जाता है जब युद्ध चल रहा होता है तो उसको एक बहुत बड़ा दूत माना जाता है कि ये शांति बहाल कर सकते हैं या इस तरह की कोई और पहल करा सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों में दूसरे देश में जा रहे हैं, रशिया में पहले जा चुके हैं। पर इसके अलावा भारत का और यूक्रेन का डिफेंस का जो इम्पोर्ट है उसमें भी बहुत सारा हम लोग काफी सारी चीजें उनसे ले रहे थे। तीनों सर्विसेज को फर्क पड़ा जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई होगी। हम हालांकि रशिया से मेजर चीजें इंपोर्ट करते हैं डिफेंस हार्डवेयर की, चाहे वो एयरफोर्स के लिए हो, चाहे नेवी के लिए हो, चाहे आर्मी के लिए हो। और इसके साथ साथ हम काफी सारी ऐसी सब यूनिट थी, जो सब कंपोनेंट्स थे, जो हम यूक्रेन से भी इंपोर्ट करते थे। तो जो ये जब लड़ाई हुई, लड़ाई के एक साल पहले जो एरो शो होता है जो बेंगलोर में हर साल होता है, जिसमें काफी बड़े साइन होते हैं ट्रेड के, एक दूसरे के इंपोर्ट के, मिलिट्री हार्डवेयर की काफी सारी ट्रीटी साइन होती हैं, क्योंकि उसमें सभी मैन्युफैक्चरर आते हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर डिफेंस सिस्टम्स के। और उस समय तकरीबन हमने $70 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था अलग अलग डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए यूक्रेन से। पर जो ही वहां लड़ाई होते ही हमारे तीनों सर्विसेज पे काफी फर्क पड़ा, क्योंकि आर्मी का जो एयर डिफेंस की जो है उसमें काफी सारे कंपोनेंट्स और मिसाइल्स हम वहां से इंपोर्ट कर रहे थे, उनके सब कंपोनेंट्स, और आर्टिलरी और आर्मर के भी हम काफी कंपोनेंट्स हार्डवेयर वहां से ले रहे। इसी तरह से नेवी की तकरीबन 28 से 30 ऐसी फ्रंट लाइन वॉरशिप्स हैं जिनके इंजन एक यूक्रेन की प्राइवेट कंपनी है जो उनको बनाती थी और उनकी सर्विसिंग भी वो करती थी। तो वो एक लड़ाई के समय में वो भी काफी डिले हो गया। इसी तरह से एयरफोर्स का भी हमारा यूक्रेन के लिए काफी दिनों से हमारा उनका वो चल रहा था, क्योंकि जो हमारे AN-32 हवाई जहाज है जो रशियन ओरिजिन के हैं, वैसे तो उसका जो अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन है उसका हमारे यूक्रेन के साथ एक ट्रीटी साइन की थी। और 2009 में हमने तकरीबन 100 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं AN-32
इतने बड़े नहीं है, पर मिड साइज के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जो पूरे लद्दाख वगैरह एयर मेंटेनेंस का काम करते हैं। वो अपग्रेड हुए तकरीबन 100 के करीब एयरक्राफ्ट। फिर 2015 में 45 एयरक्राफ्ट अपग्रेड हुए। इसके साथ फिर ये हमारी एक ड्यूटी हुई कि जो हमारी एयरफोर्स की रिपेयर बेस डेपो है कानपुर में, वहां पे यूक्रेन की वो फर्म है जो हमको ये बना के सर्विसिंग कर रही है, वो यहाँ भेज के सर्विसिंग कराएगी, पर वो डिले हो गया क्योंकि लड़ाई होगी। इसी तरह से काफी सारी चीजें हमारे को ये बड़ा दिक्कत आई लड़ाई में। और हालांकि अभी थोड़ी बहुत लड़ाई 2 साल से ज्यादा पुरानी हो गई है और वो इंटेंसिटी नहीं है जो उस समय थी। तो अभी हम काफी चीजें हमने मेक इन इंडिया में जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स थे वो हमने बनाने शुरू किए इसी लड़ाई के चक्कर में, जैसे कि रशिया और यूक्रेन की जो आ रही थी वो सारी चीजें सब कंपोनेंट्स और माइनर कंपोनेंट्स थे वो इंडिया में हमने मेक इन इंडिया बनाना स्टार्ट किया। और इसके साथ साथ हम दूसरी कंट्रीज में, पोलैंड है, बल्गेरिया है, एस्टोनिया है, उन कंट्रीज से, चेक रिपब्लिक, वहां से हमने कॉन्टेक्ट करके डिफेंस हार्डवेयर वहां से लेना शुरू कर दिया। पर क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं तो एक तो डिफेंस डील पे जो थोड़ी बहुत वो जो गति धीरे हो गई थी, धीमी हो गई थी, वो पिकअप कर जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी पूरी कोशिश करेंगे कि इन दोनों देशों में शांति बहाल हो जाए। इसका भारत की इसकी शांति पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, भारत के डिफेंस के ऊपर। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारा मेजर इक्विपमेंट है वो रशियन ओरिजिन का है और उसी के साथ साथ काफी सारी, क्योंकि रशिया के पास से यूक्रेन का था तो उसमें भी उनके काफी सब यूनिट्स और कंपोनेंट्स हैं डिफेंस के जो वहां बनते हैं या वहां से सर्विसिंग करा देते हैं। तो इसमें हमारा काफी बदलाव आएगा और हमें सहूलियत हो जाएगी। जी बिल्कुल। मैं करोड़ सिंह साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, यूएनओ ने भी बड़ी उम्मीदें जताई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से। उनका मानना है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका प्ले कर सकता है भारत। मोदी का ये दौरा काफी अहम रोल प्ले कर सकता है, अहम हो सकता है कि इस युद्ध में दोनों को समझाइश की जा सके, क्योंकि जुलाई में वहां गए, अगस्त में यहाँ पे जा रहे हैं। तो इस लिहाज से आपको लगता है कि कोई पॉजिटिव उसमें, देखिए लड़ाई कोई भी देश लड़े, एक अहम की लड़ाई हो जाती है, ईगो की बात आती है इसमें, लेकिन लड़ाई लड़ने वाले दोनों ही मुल्क इस बात को जानते हैं कि इससे कोई भला नहीं हो पा रहा, नुकसान दोनों तरफ से ही हो रहा है। तो क्या लगता है आपको, किस मोड पे लाया जा सकता है दोनों मुल्कों को? देखिए योगेंद्र जी, पूरी दुनिया का भारत के दृष्टिकोण से आशावादी होना एक स्वाभाविक चीज है, क्योंकि भारत की नीति, भारत का वैश्विक दृष्टिकोण किसी दूसरे देश से दृष्टिकोण से प्रभावित कम होता है। बुनियादी तौर पे भारत की सांस्कृतिक आधार हैं उनसे प्रभावित होता है, और भारत की जो संस्कृति एक समन्वयकारी है उसको पूरा विश्व जानता है। तो इस संदर्भ में हम वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री की पोलैंड और यूक्रेन की विजिट देखें तो ये प्रतिरक्षा संबंधी, सामरिक और सुरक्षा संबंधी ज्यादा है, व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से कम है इसमें, क्योंकि विशेष रूप से प्रधानमंत्री के साथ भारत के सुरक्षा सलाहकार और भारत के विदेश मंत्री हैं। दोनों ही प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं है, हार्ड वर्क करने वाले, होमवर्क करने वाले हैं, तो उनकी बहुत ही पैनी नजर है हर चीज पे। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि भारत के सामने चीन का 12 पॉइंट का जो सुझाव है वो है, तो भारत के सामने जो स्विट्जरलैंड में 10 पॉइंट का सुझाव है वो भी है, ब्राजील का 6 पॉइंट का सुझाव है युद्ध विराम का वो भी है, और टर्की ने अभी जो प्रिजनर्स का अदला बदली करवाया था उनके प्रयास भी सामने हैं। तो दुनिया जो प्रयास कर रही है शांति की स्थापना के लिए वो भी है। और अभी भारत के प्रधानमंत्री पिछले महीने पुतिन से रशिया विजिट पे बात करके आए हैं और यहाँ यूक्रेन में और पोलैंड में बात की है। पोलैंड ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो ईस्टर्न यूरोप है उसमें 2 देश बड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं, हंगरी और पोलैंड। हंगरी के जो प्रधानमंत्री हैं विक्टर ओरबान, और दूसरे ये अपने टस्क हैं, डोनाल्ड टस्क पोलैंड के, ये दोनों अलग अलग तरीके से भूमिका निभा रहे हैं।
इसमें थोड़े से पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं, वो हार्ड लाइनर हैं, वो दबाव बनाना चाहते हैं, वो नेटो का दृष्टिकोण है उसमें हार्ड लाइन ले रहे हैं। जब ओरबान ने विजिट किया, कीव भी किया, जेलेंस्की से मिले, पुतिन से मिले, बीजिंग विजिट किया और फिर वहां पे नेटो की समिट में भी गए, तो पोलैंड ने इतना हार्ड स्टैंड लिया कि आप काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि नहीं हो सकते, आप प्रेसिडेंट हो सकते हैं। तो उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा कि मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में गया था, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट के रूप में नहीं गया था। तो अगले जो प्रेसिडेंट होने वाले हैं वो पोलैंड होगा, लेकिन पोलैंड ये चाहता है कि रशिया को किसी भी तरीके से कमजोर किया जाए। उनको मालूम है कि अगर यूक्रेन में रशिया जीत गया तो पोलैंड के बॉर्डर पे आ जाएगा, तो वो अपनी सुरक्षा को खतरा समझता है। तो ऐसी स्थिति में अभी जो स्थिति सामने आ रही है, भारत ने 4 स्टेटमेंट्स पे साइन किए हैं वहां पे यूक्रेन में, और चारों स्टेटमेंट इसी से संबंधित हैं, सुरक्षा शांति से संबंधित। तो इमीडिएटली कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं होगा कि भारत ने ये इतने पॉइंट दे दिए और इस प्रस्ताव पे सभी देश सहमत हो जाएंगे और दोनों जो पार्टी है वो भी सहमत हो जाएंगी। लेकिन भारत ने पूरा होमवर्क कर लिया है और होमवर्क में सबका दृष्टिकोण जान लिया है, दुनिया के विभिन्न देशों का भी, नेटो का भी, रशिया का भी, चीन का भी, हर देश का दृष्टिकोण जान लिया है। तो इस रूप में मैं कहूं कि ये एक तरह की एक्सप्लोरेटरी विजिट है और इसके आधार पे एक कॉन्क्रीट सबके एक्सेप्टेबल कोई ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जाएगा जिसमें विश्व के दूसरे देश भी सहमत हो जाएं और दोनों पार्टियां भी सहमत हो जाएं। मुझे लगता है वो भविष्य के घर में है और ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो एक्सपर्ट हैं, एक जो कूटनीति के एक्सपर्ट, दूसरी सुरक्षा के एक्सपर्ट, तो वो निश्चित रूप से पैनी नजर से कुछ न कुछ ऐसा प्रस्ताव तैयार करेंगे जो अभी तक के जितने प्रस्ताव हैं उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, एक्शनेबल होगा, वायबल होगा, तो वो आगे हो सकता है। लेकिन इस हिसाब से ये विजिट महत्वपूर्ण है कि दुनिया में शांति जरूरी है और भारत शांति का वाहक है, हर जगह हर स्थिति में भारत शांति का वाहक रहा है। तो निश्चित रूप से कोई न कोई प्रस्ताव आगे आ सकता है जो जेलेंस्की को भी भेजा जाए, जो पुतिन को भी भेजा जाए, नेटो के देशों को भी भेजा जाए और दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी उसमें सलाह मशविरा राय किया जाए। तो एक शांति की दृष्टि में एक कॉम्प्रिहेंसिव कदम हो सकता है। एक बात और जानना चाहूंगा सर, यहाँ पे एक बात और जानना चाहूंगा, युद्ध के बीच 4 समझौते किए भारत ने, जो हालांकि मानवता के नाते और सद्भावना के समझौते कहे जा सकते हैं, ऐसा हालांकि आपने जिक्र भी किया उसका कि कोई अभी इसमें व्यापार का यह तो कोई महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन हाँ जो समझौते किए हैं, मेडिकल रिलीफ की बात हो चाहे वेलफेयर की बात हो, उसको लेकर के लगता है कि एक सद्भावना की दृष्टि से हम देख सकते हैं इसके बहुत ज्यादा कुछ लॉन्ग टर्म में एक विश्वास बढ़ सकता है दोनों देशों के बीच में। इस तरह से देखें इन समझौतों को। देखिए, समझौते नहीं कह के हम स्टेटमेंट कह सकते हैं कि जॉइंट स्टेटमेंट दोनों देशों ने 4 स्टेटमेंट दिए हैं और भारत मानवीय दृष्टिकोण से अभी तक वहां जो मानवीय संकट है उसके लिए 16 कंसाइनमेंट ऑलरेडी भेज चुका है। भारत व्यक्तिगत तरीके से भी भेज रहा है। भारत दूसरे देशों से भी अपील कर सकता है कि आप भी मानवीय दृष्टिकोण से जो युद्ध से प्रभावित हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं या डिस्प्लेस्ड हैं, रेफ्यूजी हैं, उनकी मदद के लिए प्रयास कीजिए। तो वो प्रयास तो भारत करेगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि भारत ने अभी कोई शांति प्रस्ताव तैयार कर लिया है जो दोनों देशों के लिए एक्सेप्टेबल हो। तो वो आगे का कदम है और मुझे लगता है कि कॉम्प्रिहेंसिव कोई न कोई प्रस्ताव तैयार होगा। अभी तो केवल यूक्रेन और भारत ने स्टेटमेंट जारी किए हैं कि भारत मानवीय सहायता के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वो संकट कहीं भी हो, चाहे यूक्रेन का हो, पैलेस्टाइन का हो या दुनिया में कहीं भी हो, शांति के लिए प्रतिबद्ध है, मानवीय सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। और ये भारत का इतिहास रहा है, शुरू से इंडिपेंडेंस से लेके आज तक भारत हमेशा शांति का प्रयास करता रहा है। तो उसी की एक कड़ी ये अभी का जो विजिट है वो उसको हम कह सकते हैं। जी योगेंद्र जी। जी बिल्कुल। कटेवा साहब, वापस आपका रुख करना चाहूंगा एक बार में। आपने कहा कि डिफेंस कंपोनेंट्स जो हैं, हम मेक इन इंडिया के लिए रॉ मटेरियल की जो आवश्यकता है उसकी आपूर्ति काफी हद तक वहां से, और वेपन्स भी हमें हर परिस्थिति के अंदर रसिया ने मुहैया कराए हैं। लेकिन रूस के साथ में अभी पिछले दिनों
जिन शहरों पे वापस से यूक्रेन ने कब्जा किया, रसिया के शहरों पे, तो उससे विचलित भी है और एक आक्रोशित तो पहले से है। ऐसे में लगता क्या है कि आपको, क्योंकि ब्राजील यूक्रेन का ही मानना है कि हमारी जमीन को वापस लौटाए, पहले कंडीशन यही की आ रही है साथ में। दूसरा, अमेरिका के लिए कहा जाता है कि अमेरिका का रिमोट काफी हद तक यूक्रेन के साथ में है और वो उसी नजरिए से काम कर रहा है। तो अब लगता क्या आपको कि वेपन्स की एक बड़ी बात है कि उनके अपने बायर भी हैं, उनका अपना एक मार्केट भी है और हमारी आवश्यकताएं भी हैं। तो एक देश की जरूरतें, उसकी पहल कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकती है? देखिए योगेंद्र जी, लड़ाई के पहले अलग बात थी और लड़ाई में जब इन्वॉल्व हो गए तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी हमने डाइवर्सिफाई की। कुछ चीजें तो हमने यहाँ इंडिजीनियसली प्रोड्यूस स्टार्ट कर दिया और कुछ हमने, जैसा मैंने पहले बताया, पोलैंड और चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, बुल्गारिया, वहां से लेने लग गए। क्योंकि लड़ाई के समय हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो हमें अपने जो लड़ाई की जो सजो सामान है, हार्डवेयर है, वो हमको देंगे, वो तो खुद ही इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसे समय हम ज्यादा नहीं कर सकते, तो हमने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर लिए हैं, क्योंकि 2 साल से ये लड़ाई चल रही है। हालांकि शुरू में जब लगा था, लड़ाई जब हो रही थी, जिस इंटेंसिटी से रशिया ने हमला बोला था, तो ऐसे लग रहा था कि थोड़े दिन में यूक्रेन के ऊपर उनका कब्जा जहां वो चाहते हैं वहां हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। और इसका एक ये भी बात इससे साबित होती है कि जो रशियन आर्मी जो करते थे कि बहुत बड़ी आर्मी है और हथियार है उनके पास, मॉडर्न सब तरह की इक्विपमेंट है, ऐसे लगता है कि जो डेडिकेटेड आर्मी नहीं हो, जहाँ उसकी जो उसका मनोबल इतना ऊंचा नहीं हो, तो इक्विपमेंट अकेले लड़ाई नहीं कर सकते। और उनमें कितने सारे उनके सेना के सीनियर ऑफिसर्स मारे गए और धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि यूक्रेन जो है वो सामना ठीक कर रहा है। हालांकि नाटो ने पूरा समर्थन दिया, अमेरिका ने पूरा समर्थन दिया यूक्रेन को, और उनके समर्थन से वो लड़ाई को ऐसी स्टेज पे ले आए कि अभी स्टेलमेट हो गया है कि कई जगह पे जो उन्होंने कब्जा कर लिया था उसको वो वापस हासिल कर रहे हैं। और अभी रशिया भी मुझे लगता है ऐसा चाहेगा कि एक रेस्पेक्टेबल कोई ऐसी ट्रीटी हो जाए जिसमें युद्ध खत्म हो सके, ऐसी नहीं लगे कि उनकी हार हो गई है या वो बैकफुट पे हो गए हैं। तो ऐसा समय जरूर है अभी, और प्रधानमंत्री जी वहां हैं, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में दोनों देश, जब 2 साल से लड़ाई चल रही है, तो वो स्टेलमेट टाइप लड़ाई होगी। कोई कहा हमला बोल दिया, बीट्स एंड पार्ट्स में लड़ाई हो रही जी। और इसके कारण से जुड़े रहे हैं, आपको लगता है कि इस मोड में, इस पोजीशन में यूक्रेन टक्कर दे सकता था? रूस ने सोचा होगा कितना लंबा युद्ध खींच सकता था? पहले ये लग रहा था कि 1 वीक मैक्सिमम होगा, क्योंकि रशिया के पास में जिस तरह के वेपन्स हैं, जितना वेल इक्विप्ड वो लोग हैं, इक्विपाइड हैं, उस हिसाब से लग रहा था कि लंबा नहीं जाएगा युद्ध, 1 वीक मैक्सिमम। जब युद्ध की बिगिनिंग स्टेज थी तो हमने चर्चा भी की थी 2022 में। इतना लंबा युद्ध खींचेगा रशिया को, इस बात का एहसास था? नहीं, उन्होंने नहीं सोचा होगा योगेंद्र जी। और शुरू में पूरे दुनिया में भी ऐसे लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से रेफ्यूजीज देश छोड़ के यूक्रेन के अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, फाइनेंशियली वेल ऑफ थे, उनको भी देश छोड़ करके भागना पड़ा। और शुरू में ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई ज्यादा दिन नहीं चलेगी, परंतु जो नाटो का सपोर्ट है, खास करके फ्रांस का, इंग्लैंड और अमेरिका का जो सपोर्ट मिला यूक्रेन को, और जो इक्विपमेंट मिला उनको जब भी जरूरत पड़ी, उससे उनका मनोबल ऊंचा हुआ। और रशियन आर्मी का जो इस तरह से हमारे यहाँ है, वहां भी कंपलसरी कर दिया उन्होंने। लोग घूमते रहते हैं, जो एक्टिव आर्मी वो छोटी है, और जब जरूरत पड़ती है तो वो उनको वापस बुलाते हैं। तो ऐसी तरह की, इस तरह की फौज को जब उन्होंने बुलाया, तो आपको याद होगा कि जब वो उनको बुलाने लगे थे यंगस्टर्स को वापस, कि आप आके फौज ज्वाइन कीजिए, तो वो रशिया में भी कई नवयुवक देश छोड़ करके जाने लग गए थे। और पुतिन ने हुक्म निकाल दिया था कि कोई भी रशियन जो 21-22 से लेकर के 40 साल तक का है, उसे बाहर नहीं जाना दिया जाएगा।
और इसी तरह से रशियन आर्मी ने सोचा था कि वो बहुत कुछ कर पाएंगे, पर शुरू में काफी उनको सेटबैक हुआ यूक्रेन को, पर धीरे धीरे अभी तकरीबन बराबर की स्थिति में आ गए हैं। और लगता नहीं है कि रशिया ने ये सोचा होगा कि हमें ये लड़ाई 2 साल तक लड़नी पड़ेगी। जी जी, एक चौंकाने वाला तो पिछले अभी कुछ दिन पहले जो सुदजा एक उनका बड़ा एक शहर है जिसमें प्राकृतिक गैस का भंडार भी है, उस पे कब्जा करना, ये मानते हैं रक्षा विशेषज्ञ कि बहुत बड़ी बात थी। और उससे एक तरह से, क्योंकि वहां से एक ब्रिज भी एक रिवर भी है जिसमें कई शहरों को जोड़ती है, उसको भी ब्लास्ट करके और यूक्रेन ने उसको खत्म कर दिया है ब्रिज को। तो ये बहुत बड़ा झटका बताते हैं। उससे बताते हैं कि दबाव में एक आपने अभी क्लू दिया कि एक रेस्पेक्ट के साथ में इस युद्ध का एंड चाहता है रसिया भी। अब नहीं लगता कि रसिया लंबे समय तक युद्ध में कोई इंटरेस्टेड हो, क्योंकि उसे हासिल हो नहीं रहा। तो ऐसे में ये मान के चल सकते हैं हम कि मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि दोनों राष्ट्रों के साथ में मित्राना संबंध है, डायलॉग है। और अभी मैं देख रहा था कि यूएन के महासचिव, उन्होंने भी बड़ी उम्मीद जताई है कि विश्व की नजर मोदी के इस दौरे पे है और इसमें कोई न कोई सॉल्यूशन निकल सकता है, कोई समझ डेवलप हो सकती है। तो इस और हम मान के चलें कि 2 कदम आगे भारत दोनों देशों को बढ़ा सकता है एक समझौते की ओर, क्योंकि जब मोदी का दौरा वहां पे है तो उस दरमियान किसी तरह का कोई ब्लास्ट या कोई फायरिंग नहीं होगी। सीज फायर की बात कही गई है रसिया की ओर से। जैसे कि आप अगर याद करें तो शुरू में हिंदुस्तान का रवैया, हमारे देश का रवैया पूरी वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में ऐसे लग रहा था इस लड़ाई के उसमें, क्योंकि हम प्रो रशियन हैं या हम ऐसी जगह पे हैं कि हम बोल नहीं रहे हैं, पर हमारा इंटरनली रशिया को हम अपोज नहीं कर रहे थे। और आपने देखा होगा कि यूएन जनरल असेंबली में और सिक्योरिटी काउंसिल में कितने सारे ऐसे जो प्रस्ताव पास हुए, उसमें भारत ने या तो अब्सेंट हो गए या उन्होंने उसमें रशिया के खिलाफ ऐसा कोई सहमति नहीं जताई। जी। तो ये प्रधानमंत्री की जो ये विजिट है यूक्रेन में, जो कि पिछले कई सालों से कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं गया है, ये उस चीज को भी नेगेट करती है कि हम रशिया के प्रति इस लड़ाई में उनके प्रति हम अपनी सहानुभूति रखते हैं। और इसके कारण अमेरिका जब ये रशिया में गए थे और यूरोप के कई देश थे, वो भी इस तरह की बातें कर रहे थे, क्योंकि हमने जो सैंक्शंस लगाए थे रूस के ऊपर, अमेरिका ने उनका जो फ्यूल था वो हम उनके पैसे से खरीदते रहे। उनका जो सिस्टम था, जब उनको बैन कर दिया था इंटरनेशनल जो ये जो ट्रांजैक्शन होता है, जो स्विफ्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी चीजों का पेमेंट होता है, उस पे भी बैन लग गया था। फिर भी भारत और रूस ने उनकी करेंसी में और हमारी करेंसी में ये चीज हमने अपनी प्रिक्योरमेंट जारी रखा और उससे हमें फायदा भी हुआ, क्योंकि हमें सस्ता फ्यूल मिला। तो इस तरह की आदतें थी, इस तरह की एक इंडिकेशन थी कि हमको लग रहा था कि हम रशिया को फेवर कर रहे हैं। ये विजिट यूक्रेन के अंदर उस चीज को नेगेट करती है और इसमें हमारे प्रधानमंत्री का और हमारे देश का कद बढ़ेगा। और जैसे कि आपने बताया कि रशिया और यूक्रेन दोनों ही अभी एक एक्सपेक्टेबल पहुंच गए कि दोनों परेशान ढूंढ रहे हैं कि ये लड़ाई खत्म हो जाए। बिल्कुल, युद्ध क्योंकि पीछे कोई हटना नहीं चाहता और हर आदमी, हर मुल्क, माफ करिएगा, ये चाहता है कि एक रेस्पेक्ट के साथ में हम लोग इससे एग्जिट करें, आउट हो। तो मैं प्रोफेसर साहब के पास में जाना चाहूंगा। तो सर, ऐसे मोड पे युद्ध भी आ चुका है और मोदी जी का जो दौरा है उसको लेकर के मैं भी यूएन के जनरल सेक्रेटरी, उनका स्टेटमेंट देख रहा था। उन्होंने कहा है कि बड़ी उम्मीद दुनिया को है इस दौरे से। महज एक दौरा नहीं है ये मोदी का, इससे काफी कुछ रास्ते खुल सकते हैं। तो ये माना जा सकता है कि दोनों देश, हम आम भाषा में कहते हैं कि तपे हुए हैं युद्ध से, और कोई नहीं चाहता है कि युद्ध इतना लंबा चलेगा। ना यूक्रेन ने सोचा था, ना रसिया ने सोचा था। परेशान दोनों हैं। लेकिन जो आपने पहले हिंट दिया कि एक रेस्पेक्ट की बात आ रही है सामने, तो कुछ आज इतनी जल्दी शांत नहीं होगा, लेकिन आपको संकेत मिल सकते हैं कि आने वाले दिनों में, वीक, 15 दिन, महीने, 2 महीने, ये युद्ध एक एंड की ओर जा सकता है। क्योंकि निर्णायक मोड पे तो नहीं जा पाएगा, एंडलेस है जब तो आप युद्ध लड़ते रहो। लेकिन हाँ, ये मान के चल सकते हैं कि एक ऐसी पोजीशन में अब जा सकते हैं, क्योंकि दोनों परेशान हैं, तो मोदी को उसका एक आधार बन सकते हैं। देखिए योगेंद्र जी, रशिया और यूक्रेन
दोनों ने जो कैलकुलेशन किया था और जो दोनों की जो एक्सपेक्टेशन थी जब युद्ध शुरू हुआ, तो दोनों की कैलकुलेशन फेल हो गई है। दोनों ने अपने अपने कैलकुलेशन किए थे और दोनों के कैलकुलेशन सफल नहीं रहे हैं। क्योंकि यूक्रेन का कैलकुलेशन ये था कि अगर मैं नेटो का सदस्य नहीं बनता हूं तो यूक्रेन में जो रशिया से लगते हुए रशियन स्पीकिंग लोग हैं वो रशिया से मिलना चाहते हैं, वो हमेशा उसके लिए सरदर्द रहेंगे, रशिया उसको एनकरेज करता रहेगा, इसलिए मैं बहुत जल्दी नेटो का मेंबर बन जाऊंगा, नेटो वाले मुझे मेंबर बना लेंगे। लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन था उस तरह की स्थिति नहीं हुई। रशिया ने यह सोचा था कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नाम देंगे, यूक्रेन इतना मजबूत नहीं है, कुछ कर नहीं पाएगा, नेटो का मेंबर नहीं है, नेटो आएगा नहीं और मैं इमीडिएटली कंट्रोल कर लूंगा। तो दोनों के कैलकुलेशन फेल हो गए। दूसरी बात है, अब दोनों एग्जॉस्ट भी हो चुके हैं। बहुत पहले पोप ने भी दोनों को समझाने की कोशिश की थी, एक मानवीय दृष्टिकोण से पोप ने विजिट किया था, आपको ध्यान होगा। तो अब जब कैलकुलेशन फेल हो गए हैं, दोनों एग्जॉस्ट हो गए हैं, दोनों में आंतरिक स्थिति विस्फोटक बनी हुई है, रशिया में भी और यूक्रेन में भी। हो सकता है पुतिन को भी पद से हटाने की कोई साजिश हो रशिया के अंदर और जेलेंस्की को हटाने की भी साजिश हो, ऐसे बहुत सी कुछ हो सकता है, वो रूमर हो, लेकिन ऐसी रिपोर्टिंग हो रहा है। तो जब एग्जॉस्ट होती है स्थिति, जब कमजोर होते हैं, तो इस तरह की फोर्सेज भी विद इन योर कंट्री होती हैं। दूसरी तरफ जो मदद करने वाले थे अमेरिका में, अमेरिका का जनमानस बहुत अगेंस्ट में हो गया है। यूक्रेन और पैलेस्टाइन दोनों को ही लेके अमेरिका का जनमत है, वो युद्ध में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। वो कहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज हम दूर दराज में जाके क्यों स्पेंड करें। लेकिन पोलैंड और जो नाटो के कुछ देश हैं वो ये चाहते हैं कि रशिया को हर तरीके से डिफीट दिया जाए। तो अमेरिका से भी ज्यादा जो पोलैंड जैसे देश हैं, दूसरे और नेटो के मेंबर हैं, वो ये चाहते हैं कि रशिया को किसी न किसी रूप में डिफीट दिया जाए। तो जो फोर्सेस एग्जॉस्ट होती हैं तो वहां एक रे ऑफ होप, एक आशा की किरण नजर आती है कि अगर कोई न कोई प्रिटेक्स्ट मिल जाए और भारत को एक प्रस्ताव रख दे और जिसपे पुतिन और जेलेंस्की दोनों एग्री हो जाएं और सीज फायर हो जाए, क्योंकि एकदम से युद्ध नहीं होगा, सीज फायर होगी और फिर नेगोशिएशन होगा टेरिटरीज को लेके। आज यूक्रेन की स्थिति कुछ ठीक हो गई है, नेगोशिएटिंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है जब से कर्ज पे उन्होंने अपना बढ़ाया प्रभाव 1200 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर पे। लेकिन दूसरा एक जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि उस एरिया में न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट पे अगर यूक्रेन का कब्जा हो गया तो वो खतरनाक स्थिति बन सकती है। अभी तक न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट पे उसका यूक्रेन का कब्जा नहीं है, तो ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। लेकिन सीज फायर के लिए भारत पहला प्रस्ताव रख सकता है कि सीज फायर किया जाए, फिर नेगोशिएट किया जाए, नेगोशिएशन की प्रोसेस तो नेक्स्ट स्टेज होगी। तो इस तरह का प्रस्ताव भारत अभी नहीं करेगा, लेकिन पूरे स्टडी करके आके भारत में आके हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो प्रस्ताव तैयार करके सबके सामने रखें, स्टेक होल्डर्स के सामने, और सीज फायर होके नेगोशिएटिंग प्रोसेस आगे बढ़े। जी योगेंद्र, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। पूरी रणनीति के साथ में मोदी का ये दौरा तय किया गया है। विश्व भ्रातृ की नजरें भी एस जयशंकर जाने माने विदेश मामलों की जानकार हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं भारत के, लेकिन उनकी रणनीति और डोभाल साथ में है, तो एक ये माना जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण दौरा है और उसकी एक रणनीति, ऐसे महज दौरा नहीं है ये, इसे एक रणनीति साझेदारी का दौरा कहा जा सकता है, एक निर्णायक दौरा भी साबित हो सकता है। थोड़ा वक्त का इंतजार करना होगा, क्योंकि दोनों ही देश चाहते हैं कि भारत कोई ना कोई पहल करे, ऐसा कोई प्रस्ताव रखे जो दोनों को मंजूर हो सके। हालांकि नाटो के जो कंट्रीज हैं, जो उनके मेंबर हैं, या दूसरे जो लोग हैं जो रसिया के साथ में उनके डिफरेंसेज हैं, वो नहीं चाहते हैं कि फिलहाल ये खत्म हो, लेकिन डिसीजन के पार्ट पर दोनों देशों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और दोनों ही ना तो सोच पाए थे कितना लंबा युद्ध चलेगा। फिलहाल एक पहल का इंतजार जरूर है। मुझे जो लगता है और हमारे विशेषज्ञों की जो राय है कि अब कोई पहल का या ऐसे प्लेटफॉर्म का इंतजार है जो इस जंग को सीज फायर के बाद खत्म करा सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।